हम टू घटना स्टडी। दोस्तों, घटना चक्र के द्वारा एक करंट अफेयर क्यूज निकाला गया है। इसमें समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश का वार्षिक संकलन दिया हुआ है, जिसमें 1 जून 2023 से 27 फरवरी 2024 तक की घटनाएं शामिल हैं। तो इस बुक से संबंधित हम फरवरी महीने की इंपॉर्टेंट घटनाओं को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो का लाइक टारगेट अगर आप लोग 1000 लाइक और 100 कमेंट करते हैं तो इस बुक को हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फरवरी महीने की इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में जानते हैं। पहली घटना है 27 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है सी, न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को। लोकपाल के नए अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर। ये 27 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये नियुक्त किए गए हैं। और खानविलकर साहब ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर जी हैं। न्यायिक सदस्य हैं न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। और न्यायिक सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य हैं सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय टर्की। इनसे संबंधित स्टैटिक रिलेटेड जीके हैं। 17 दिसंबर 2013 को लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 संसद द्वारा पारित किया गया था और यह 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त होने के बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में अधिनियमित हुआ। यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ और इसमें वर्ष 2016 में संशोधन किया गया है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। अगला प्रश्न है, नवे रायसीना डायलॉग 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें 21 से 23 फरवरी 2024 के मध्य इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और दूसरा कथन है इसका आयोजन वर्ष 2016 से किया जा रहा है। अब पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं। तो दोनों कथन सही हैं। प्रश्न से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी है। भू राजनीतिक और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन ये 21 से 23 फरवरी 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यानी कि नवा रायसीना डायलॉग 2024 आयोजित किया गया है 21 से 23 फरवरी 2024 के मध्य नई दिल्ली में। किसके द्वारा? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इसका मुख्य विषय था चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कॉपरेट क्रिएट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संवाद का उद्घाटन किया। यूनान यानी कि ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस सम्मेलन का आयोजन 2016 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है यह मेला 2 से 18 फरवरी 2024 के मध्य फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया। और दूसरा कथन है इस बार मेले की थीम उत्तर प्रदेश राज्य पर आधारित है। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सही है, केवल पहला कथन सही है। यह मेला 2 से 18 फरवरी 2024 के मध्य फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया है। अब इनसे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 ये 2 से 18 फरवरी 2024 के मध्य फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया है और उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। मेले का भागीदार देश है तंजानिया और इस बार मेले की थीम आधारित है गुजरात राज्य पर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू और कश्मीर में उद्घाटित राष्ट्र को समर्पित और आधारशिला रखी गई परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा गया है। तो पहला कथन है 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। दूसरा कथन है उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स विजयपुर सांभा जम्मू का उद्घाटन किया। तीसरा कथन गलत है, उन्होंने 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाली जम्मू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है। ये कथन गलत है। और चौथा कथन है जम्मू में CUF यानी कि कॉमन यूज फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो विकसित करने की योजना की आधारशिला रखी गई है। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू और कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है 20 फरवरी 2024 को। उद्घाटित राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास की गई कई विकास परियोजनाओं की कुल लागत है 32,000 करोड़ रुपए से अधिक। ये परियोजनाएं संबंधित हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन,
पेट्रोलियम और नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स विजयपुर सांबा जम्मू 1660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 227 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित परियोजनाओं का। और जम्मू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। टर्मिनल भवन का निर्माण 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में है। और रेल परियोजना बनिहाल खारी सुंबर संगलदान 48 किलोमीटर और नव विद्युतीकृत बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान खंड 185.66 किलोमीटर के बीच नई रेल लाइन सहित जम्मू और कश्मीर में विभिन्न रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आधारशिला रखी गई सड़क परियोजनाएं जम्मू को कटरा से जोड़ने वाली दिल्ली अमृत कटरा एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई है 44.22 किलोमीटर, सहित अन्य रेल परियोजनाएं। CUF यानी कि कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो विकसित करने की परियोजना, जिसमें जम्मू में इसकी आधारशिला रखी और इसकी निर्माण लागत लगभग 677 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 10 से 18 फरवरी 2024 के मध्य नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है इस पुस्तक मेले की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव है। अब पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। राइट आंसर है ए, केवल पहला कथन सही है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 आयोजन की तिथि है 10 से 18 फरवरी 2024 के मध्य। स्थल है प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसका मुख्य विषय है बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। इसके द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अतिथि देश है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है लखनऊ में। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 ये 16 से 17 फरवरी 2024 के मध्य लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। और ये आयोजित किया गया है पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। सम्मेलन के आयोजन के लिए भागीदार राज्य हैं उत्तर प्रदेश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। रिलेटेड स्टैटिक जीके है जल जीवन मिशन के बारे में। इसे 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था और इस मिशन का उद्देश्य भारत के सभी ग्रामीण घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल से जल के कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के बारे में। इसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 15 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मंजूरी प्रदान किया गया। इस अधिनियम में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कितनी राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है 10,000 रुपये से 15 लाख रुपए तक। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली है 15 फरवरी 2024 को। लोकसभा द्वारा पारित 8 फरवरी 2024 को हुआ है और राज्यसभा द्वारा पारित हुआ है 6 फरवरी 2024 को। संशोधन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में किया गया है। प्रावधान है जल प्रदूषण रोकने और उसे नियंत्रित करने हेतु केंद्रीय और राज्य प्रदूषण बोर्ड गठित करना। केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष के नामांकन के तरीके और सेवा शर्तों को निर्धारित करने हेतु प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया। अगला प्रश्न है 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदत्त संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2024 में कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। शामिल जनजातियों में कौन सी जनजातियां नहीं हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है बकरवाल जनजाति नहीं है। संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2024 पारित हुआ है 12 फरवरी 2024 को। किसके द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। प्रावधान है पहाड़ी जातीय समूह पदधारी जनजातीय कोली और गड्ढा ब्राह्मण को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान। निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है तो पहला कथन है
11 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली प्रसिद्ध दार्शनिक एवं सामाजिक सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जन्मस्थली टंकारा मोरबी यानी कि गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। और दूसरा कथन है, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। पूछा गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रसिद्ध दार्शनिक एवं समाज सुधारक हैं। चर्चा में क्यों है? वर्ष 2024 में इनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में 11 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी जन्मस्थली टंकारा मोरबी यानी कि गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया है। स्टैटिक जीके हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था और उन्हें वर्ष 1975 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, धर्मेंद्र प्रधान ने। EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, इसका शुभारंभ हुआ है 6 फरवरी 2024 को और इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। शुभांकर करता है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच के अवसरों में अभूतपूर्व बदलाव लाना। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2024 को किसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो राइट आंसर है बी, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली 5 फरवरी 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पूर्व वह राजस्थान उच्च न्यायालय में बतौर वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यरत थे। इन्होंने स्थान लिया है न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर का। रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 237 तक न्याय प्रशासन उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूलतः वर्ष 1866 में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में की गई थी। इसे वर्ष 1869 में इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1919 में इसका नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया गया। इसमें न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 160 है, जो देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक है। यह एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी असम में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो राइट आंसर है बी, 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का। गुवाहाटी असम में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 4 फरवरी 2024 को किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और उद्घाटित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं की लागत राशि है 11,000 करोड़ रुपए। आधारशिला रखी गई परियोजनाएं मां कामाख्या दिव्यालोक परियोजना यानी कि मां कामाख्या एक्सप्रेस कॉरिडोर, 3400 करोड़ रुपए से अधिक की कई सड़क उन्नयन परियोजनाएं, खेल और चिकित्सा के बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाएं, कबीरगंज में एक मेडिकल कॉलेज के विकास तथा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बुनियादी ढांचे का विकास, मां कामाख्या दिव्यालोक परियोजना को स्वीकृति प्रदत्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन योजना के अंतर्गत और शिलान्यास की गई खेल परियोजनाओं में शामिल हैं चंद्रपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक खेल स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम को फीफा मानक फुटबॉल स्टेडियम के रूप में उन्नत करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 3 फरवरी 2024 को देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। दूसरा कथन है, वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति होंगे। पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर है सी, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं। भारत रत्न पुरस्कार 2024 3 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी व्याप्त के अनुसार देश का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई।
वह यह पुरस्कार पाने वाले 50वें व्यक्ति हैं। लालकृष्ण आडवाणी के बारे में, उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था और वह वर्ष 1970 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। वह 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। वह वर्ष 2000 से 2004 तक देश के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। माई कंट्री माई लाइफ वर्ष 2008 उनकी लिखी प्रमुख पुस्तक है। रिलेटेड स्टैटिक जीके है भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और ध्यातव्य है कि 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए जाने की घोषणा की। 3 फरवरी, अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबलपुर उड़ीसा में कितनी राशि की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी? राइट आंसर है डी, 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबलपुर उड़ीसा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया गया। कब? 3 फरवरी 2024 को। उद्घाटित, शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित परियोजनाओं की लागत राशि है 68,000 करोड़ रुपए से अधिक। इसका उद्देश्य सड़क, रेलवे और उच्च शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावा प्राकृतिक गैस, कोयला और बिजली उत्पादन से जुड़े ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित परियोजनाएं हैं जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना का धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड 412 किलोमीटर, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला बुनियादी ढांचा परियोजना, झारसुगुड़ा जिले में 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित आईबी वैली वासरी लगभग 2110 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संबलपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन। धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड की लागत प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के अंतर्गत 2450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत। यह परियोजना धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड ओडिशा को जोड़ेगी राष्ट्रीय गैस ग्रिड से। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2024 को किसने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, चंपई सोरेन ने। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चर्चा में क्यों हैं? 2 फरवरी 2024 को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है और राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। स्थान लिया है उन्होंने हेमंत सोरेन का। रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं, 15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था और जिसकी राजधानी रांची थी। जनवरी 2024 में दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, राहुल नॉर्वेकर। दल बदल कानून पर पुनर्विचार करने के लिए समिति, ये जनवरी 2024 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस समिति को गठित करने की घोषणा की है और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में। रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं, भारतीय संविधान की 10वीं सूची जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। यह कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों तथा विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचन सदस्य द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें बदलाव कर दिया गया और अब कानून की नज़र में वैधता के लिए किसी पार्टी से कम 2/3 सदस्यों को विलय के पक्ष में होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, 31 जनवरी 2024 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 5 नए वेटलैंड शामिल करने से भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, 80 हो गई है। भारत में रामसर स्थलों की सूची में 5 नए वेटलैंड शामिल हैं, जिसमें 31 जनवरी 2024 को इन्हें शामिल किया गया है और रामसर स्थलों में शामिल 5 नए वेटलैंड्स हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये 98.76 लाख हेक्टेयर में है कर्नाटक में, और अघानासिनी एस्चुरी ये 4801 हेक्टेयर में है और ये भी कर्नाटक में है। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व 54.38 हेक्टेयर कर्नाटक में है और कराई वेटी पक्षी अभ्यारण्य ये 453.72 हेक्टेयर में है, ये तमिलनाडु में है।
और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 1 ये 116.007 हेक्टेयर में है और ये तमिलनाडु से संबंधित है। नए शामिल वेटलैंड से भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 80 हो गई है। विशेष तथ्य हैं 5 वेटलैंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल करने के साथ रामसर स्थलों के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र अब 1.33 मिलियन हेक्टेयर है, जो मौजूदा क्षेत्र 1.327 मिलियन हेक्टेयर से 5,523.87 हेक्टेयर अधिक है। रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं। भारत में सर्वाधिक 16 रामसर स्थल तमिलनाडु में है, जबकि 10 रामसर स्थल के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। वेटलैंड विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का विषय है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। भारत में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का आयोजन 2 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर रामसर स्थल में किया गया। अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यह भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन कार्यक्रम का पहला वैज्ञानिक प्रयास है। और दूसरा कथन है इसके अनुसार वर्ष में हिम तेंदुओं की संख्या 1215 है। पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। राइट आंसर है ए, केवल पहला कथन सही है। यह भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन कार्यक्रम का पहला वैज्ञानिक प्रयास है। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी 30 जनवरी 2024 को इसके द्वारा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा यह भारत में हिम तेंदुओं की आबादी आकलन कार्यक्रम का यह पहला वैज्ञानिक प्रयास है। इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है। इस कार्यक्रम को सभी हिम तेंदुए रेंज वाले राज्यों और 2 संरक्षण भागीदारों नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और WWF इंडिया के सहयोग से किया गया था। डेटा विश्लेषण के आधार पर विभिन्न राज्यों में इनकी अनुमानित संख्या इस प्रकार है। लद्दाख 477, हिमाचल प्रदेश में 51 और सिक्किम में ये हैं 21, उत्तराखंड में 124, अरुणाचल प्रदेश में 36 और जम्मू और कश्मीर में 9। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसके अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। और दूसरा कथन है उच्च शिक्षा में महिला नामांकन वर्ष 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो सी दोनों कथन सही हैं, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया कब 25 जनवरी 2024 को इसके द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। रिपोर्ट की प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार हैं। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ रुपए हो गया है और वर्ष 2020-21 में यह 4.14 करोड़ रुपए था। महिला नामांकन वर्ष 2020-21 में 2.01 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है। वर्ष 2014-15 में महिला नामांकन में 1.57 करोड़ रुपए से लगभग 50 लाख 32% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में 46.07 लाख की तुलना में वर्ष 2021-22 में SC छात्रों का नामांकन 44% से बढ़कर 66.23 लाख हो गया है। ST छात्रों का नामांकन वर्ष 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर 21-22 में 27.1 लाख हो गया है। OBC छात्रों का नामांकन वर्ष 2014-15 में 1.13 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 1.63 करोड़ हो गया है। अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन वर्ष 2014-15 में 21.8 लाख से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 30.1 लाख हो गया है। PhD नामांकन वर्ष 2014-15 में 1.17 लाख की तुलना में वर्ष 2021-22 में बढ़कर 2.12 लाख हो गया है। वर्ष 2021-22 में विश्वविद्यालय में विभिन्न बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता कुछ इस प्रकार है। पुस्तकालय ये 99% और प्रयोगशालाएं 88%, कंप्यूटर केंद्र 93% और कौशल विकास केंद्र 71%। खेल मैदान 91%। पंजीकृत विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों स्तर के संस्थानों की कुल संख्या 1168 है और कॉलेजों की संख्या 45,473 और स्वायत्त स्टैंड्स अलोन संस्थानों की संख्या ये 12,002 है। वर्ष 2021-22 में फैकल्टी शिक्षकों की कुल संख्या 15.98 लाख है। इनमें से लगभग 56.6% पुरुष और 43.4% महिलाएं हैं।
महिला फैकल्टी शिक्षकों की संख्या वर्ष 2014-15 में 5.69 लाख से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 6.94 लाख हो गई है। 28 जनवरी 2024 को किसने उच्चतम न्यायालय के हीरक जयंती समारोह 2024 का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। उच्चतम न्यायालय का हीरक जयंती यानी कि 75वां वर्ष समारोह 2024 कब 28 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और उच्चतम न्यायालय सभागार नई दिल्ली में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल लॉन्च की, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट DGSGSCR डिजिटल कोड 2.0 और उच्चतम न्यायालय की नई वेबसाइट शामिल हैं। DGSCR यह देश के नागरिकों को मुफ्त और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उच्चतम न्यायालय के फैसलों को उपलब्ध कराएगी। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि वर्ष 1950 के बाद से 36,308 मामलों को कवर करने वाली उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट के सभी 519 खंड डिजिटल प्रारूप में बुकमार्क किए गए उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और सभी लोगों की पहुंच के साथ उपलब्ध होंगे। डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन यह जिला अदालतों के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अदालती रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए ई-कोड परियोजना के तहत एक हालिया पहल है। इसे वास्तविक समय के आधार पर भाषण को मूल पाठक में बदलने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के उपयोग के साथ जोड़ा गया है। रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में। उल्लेखनीय है कि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, जबकि यह 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में इसके गठन का प्रावधान है। इसमें CJI सहित कुल स्वीकृति न्यायाधीशों की संख्या 34 है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है भारत पर्व 2024 का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के मध्य मुंबई में किया गया। दूसरा कथन है इसका आयोजन वर्ष 2016 से किया जा रहा है। पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस आयोजन का वर्ष 2016 से किया जा रहा है। भारत पर्व 2024 आयोजित हुआ है। यह एक 9 दिवसीय वार्षिक मेला कार्यक्रम उत्सव है और 23 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित किया गया। लाल किला के समापन और ज्ञापन पथ नई दिल्ली में। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वर्ष 2016 से। अगला प्रश्न है 27 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा उत्तर प्रदेश में बदायूं में उद्घाटित HPCL का संपीड़ित बायोगैस संयंत्र CBG में कितने MTPD चावल के भूसे की प्रसंस्करण क्षमता है? तो राइट आंसर है ए 100। बदायूं CBG संयंत्र उद्घाटन हुआ है 27 जनवरी 2024 को और उद्घाटन करता है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। संबंधित प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश और बनाया गया है HPCL के द्वारा। प्रसंस्करण क्षमता है 100 MTPD चावल के भूसे की और यह संयंत्र उत्पन्न कर सकता है 65 MTPD ठोस खाद के साथ 14 MTPD CBG। इस संयंत्र की निर्माण लागत राशि है लगभग 133 करोड़ रुपए और यह संयंत्र विस्तारित है लगभग 50 एकड़ में। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024 में कोई भी सेंटर कितनी उम्र से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 16 वर्ष। कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024 जारी शिक्षा मंत्रालय द्वारा और कब? जनवरी 2024 में। दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। दिशा निर्देशों में विशेष बल दिया गया है विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद किए जाने हेतु। ये दिशा निर्देश बनाए गए हैं 12वीं के बाद JEE, NEET, CLAT जैसे प्रवेश परीक्षा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स के लिए। कोचिंग सेंटर्स नियुक्त नहीं कर सकते स्नातक स्तर से कम योग्यता वाले शिक्षक।
कोचिंग केंद्रों को निर्देशित किया गया है कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी न दें। 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कितनी राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो राइट आंसर है 19,100 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। 25 जनवरी 2024 को उद्घाटित एवं शिलान्यास की गई परियोजनाओं की लागत राशि है 19,100 करोड़ रुपए से अधिक। ये परियोजनाएं संबंधित है रेल, सड़क, तेल एवं गैस और शहरी विकास एवं आवास जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से। राष्ट्र को समर्पित किया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के मध्य 173 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत डबल लाइन खंड। यह नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC फंड संपर्क स्थापित करता है पश्चिमी और पूर्वी DFC के मध्य। खंड की विशेषता है उच्च विद्युतीकरण के साथ 1 किलोमीटर लंबी डबल लाइन रेल सुरंग, जो विश्व में अपनी तरह की पहली सुरंग है। इस सुरंग को डिजाइन किया गया है डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों को निर्बाध रूप से चलाने हेतु। उद्घाटन किया है इंडियन ऑयल की टुंडा गवारिया पाइपलाइन। लागत राशि है लगभग 700 करोड़ रुपए और लंबाई है 255 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 23 जनवरी 2024 को देश में पराक्रम दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। पूछा गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला कथन है 23 जनवरी 2024 को देश में पराक्रम दिवस मनाया गया है, यह कथन सही है। पराक्रम दिवस 2024 मनाया गया है 23 जनवरी 2024 को और उपलक्ष्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।